नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन आरपीसी के अकॉर्डिंग जो अपना चैप्टर है अपने शुरू कर रखा है, तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। आज अपन देखेंगे वायुमंडलीय दाब होता क्या है और पृथ्वी पर प्रमुख वायुदाब पेटियां कौन कौन सी है। जैसे कि न्यून वायुदाब पेटी या आईटीसी जेड जो है भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। इन सभी पेटियों की विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या इनकी विशेषता है। प्रमुख व्यापारिक पवने हैं, चाहे पछुआ पवने हैं चाहे ध्रुवीय पवने हैं, उनमें विचलन होता है, कब कैसे विचलन होता है, सभी पहलुओं पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इन शब्दों के साथ में। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि सच है विपत्ति जब आती है, कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। जो सूरमा होते हैं वो कभी किसी भी प्रकार की विपत्ति से विचलित नहीं होते। तो सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो जब विकट परिस्थितियां आती है उस समय भी वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो हमें विभिन्न प्रकार के विघ्न यदि आते हैं तो उन विघ्नों को देखते हुए भी हमें आगे बढ़ना है, उनको पार करते हुए आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो देखते हैं वायुमंडल जो है, तो वायुमंडलीय दाब होता क्या है, उसको मापने के लिए किन किन यंत्रों की आवश्यकता होती है, चर्चा पहले विस्तार से अपन ने कर लिए कि वायुदाब मापी यंत्र कौन कौन से है। तो निर्द्रव वायुदाब मापी है, चाहे पारद है, चाहे फार्टीन है, चाहे सामान्य वायुदाब मापी है, सबकी चर्चा विस्तार से अपन ने कर ली है। अब देखने वाले हैं अपन वायुदाब होता क्या है, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां कहां कहां किस रूप में है। तो एयर प्रेशर, ठीक है, देखते हैं इसका यदि मीनिंग अपन लेंगे साथियों, तो मीनिंग होता है कि भूमंडलीय सतह पर या सागर तल पर, तल पर ना इसको, सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर स्थित वायुमंडलीय, अब वायुमंडल का जो समस्त वायु स्तंभ का होता है उसका भार वायुदाब कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मान लिया समुद्र तल है, तो यहां अपन देखेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर मुख्य रूप से अनंत दूरी तक का जो क्षेत्र है, अनंत दूरी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र, ये जो स्तंभ है जो अनंत तक होता है, इस स्तंभ का भार, अब ये स्तंभ प्रति घन किमी हो सकता है या मिमी हो सकता है या मीटर हो सकता है, किसी भी प्रकार का स्तंभ हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मुख्य रूप से अपन इस स्तंभ के भार को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जो भार होता है वो मुख्य रूप से क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। और वायुदाब जो है उसको मुख्य रूप से अपन मापते हैं मिलीबार के अंदर। किसी में मापते हैं, मिलीबार इसकी इकाई होती है, तो मिलीबार में अपन इसको मापते हैं। अब ये स्तंभ कितना ऊंचा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनंत ऊंचाई तक माना जाता है, अंतिम ऊंचाई तक, है ना, अनंत ऊंचाई तक ये मुख्य रूप से होता है। और अंतिम सीमा तक का जो भार है मुख्य रूप से समुद्री सतह पर जो आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वायुदाब बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस एक इकाई स्तंभ का समुद्री सतह या धरातल की सतह पर पड़ने वाला भार, ठीक है। वायुदाब मापने के लिए हम विभिन्न यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो विशेष रूप से अपने चलते हैं, एक तो मरकरी बैरोमीटर जिसको अपन पारद वायुदाब मापी कहते हैं, एक निर्द्रव एनेरोइड वायुदाब मापी, ये दो प्रमुख चलते हैं। हालांकि 14 भी है और साथ साथ में सामान्य वायुदाब मापी भी होती है। सामान्य अवस्था में समुद्र तल पर वायु का दाब जो होता है वो 1.03 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो ये धरातल पर सामान्य भार होता है। दूसरी इकाई आती है कि समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है 1013.25 मिलीबार होता है। यह समुद्री सतह पर औसत वायुदाब है ना, औसत वायुदाब होता जो है वो ये माना जाता है, कितना होता है, 1013.25 मिलीबार, ये बेसिक होता है, ठीक है। और यदि हम समुद्र तल पर वायु का दाब देखते हैं तो यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर देखें तो 1.03 किलो वर्ग प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से यदि अपन देखेंगे तो ये वायु भार रहता है। तो वर्ग सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1.03 किलो
और मिलीबार में देखते हैं तो 1013.25 मिलीबार। ठीक है, यह मुख्य रूप से समुद्री सतह पर औसत वायुदाब रहता है। समदाब रेखाएं, अब ये रेखाएं मुख्य रूप से वो काल्पनिक रेखाएं होती है साथियों, काल्पनिक रेखाएं होती है जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है। यानी अपन देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी, हमारा जो ग्लोब है, उस पर चाहे लॉन्गिट्यूड हो, चाहे लेटीट्यूड हो, चाहे अक्षांश हो, चाहे देशांतर हो, सभी काल्पनिक रेखाएं डाली गई है। ठीक वैसे ही जो आइसोप्लेट हो, आइसोबार होती है मुख्य रूप से, ये भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती है जो क्या करती है, पृथ्वी या ग्लोब पर समान दाब वाले स्थानों को आपस में मिलाती है। जैसे मान लेते हैं कि यहां 10 मिलीबार है, यहां पर भी अपन ने देखा कि 10 मिलीबार है, यहां अपन ने देखा कि 10 मिलीबार है, तो ये जो रेखा है यूं चलेगी, यूं जहां जहां से गुजरेगी उसके ऊपर क्या है, जहां कहीं भी देखेंगे 10 मिलीबार है, कहीं पर भी अपन देखेंगे 10 मिलीबार वायुदाब मिलेगा। इसका मतलब ये कौन सी रेखा होगी, ये समदाब रेखा होगी। कौन सी होगी, समदाब रेखा, जो समान दाब वाले स्थानों को आपस में मिलाती है। ठीक है ना, तो इस तरह की रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है या आइसोबार कहलाती है। ठीक है, और ये एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक इसलिए कि संपूर्ण पृथ्वी जो ग्लोब है उस पर सागर, महासागर है, सब जगह इन रेखाओं को डालना मुमकिन नहीं होता, इसलिए रेखाएं है एक अनुमान के अकॉर्डिंग है वो डाली जाती है, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है। अब जनवरी माह है कि समदाब रेखाएं संपूर्ण ग्लोब पर या पृथ्वी पर यदि अपन देखेंगे वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर यदि अपन जनवरी माह, अब आप कहोगे जनवरी और जुलाई से क्या फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। जनवरी मास जो होता है उसमें सूर्य दक्षिणायन होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर मुख्य रूप से इस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस कारण जो समदाब रेखाएं होती है वो अपना स्थान बदल लेती है। ठीक वैसे जुलाई मास आता है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और उन सीधी किरणों के कारण जो समदाब रेखाएं हैं वो अपना स्थान बदल लेती है। कहने का तात्पर्य, तापमान जो जैसे ही बढ़ता है वायुदाब घटता है, तापमान जैसे ही घटता है वायुदाब बढ़ता है। दूसरा, इसमें स्थल और जल के ऊपर भी अपन देखें तो डिफरेंस मिल जाता है। स्थलीय जो भाग होते हैं वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, और जो जलीय भाग होते हैं वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो जो असमान धरातल है उसका भी इस पर बहुत अधिक असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये डायग्राम है, अपने एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, इसमें अपन देखते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट साइज आपको नजर नहीं आ रहा होगा, फिर भी अपन जनवरी माह की वायुदाब रेखा यदि अपन देखेंगे तो इस डायग्राम में अपन पाएंगे साथियों कि यहां अपन देख रहे हैं यह 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा है, यह रेखा यहां से गुजरी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है मध्य एशिया है। अब इस मध्य एशिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक समदाब रेखा लिखी है और इसके साथ में यहाँ लिखा 1030 मिलीबार। उसके बाद में यहाँ एक समदाब रेखा आपको नजर आ रही है, यहाँ लिखा है 1025 मिलीबार। उसके बाहर एक समदाब रेखा नजर आ रही है, पूरा यूरेशिया भाग है, इसके साथ लिखा है 1020 मिलीबार। इसका मतलब यह हुआ कि एशिया के अंदर, एशिया का जो मध्यवर्ती भाग है, मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पे इस समय जब जनवरी, अब जनवरी में सूर्य कहाँ चमक रहा होता है, तो सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। तो यहाँ कहाँ चमक रहा है सूर्य, मुख्य रूप से मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। तो मकर रेखा पर चमक रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में ठंड हो गई, और उत्तरी गोलार्ध में ठंड है, इसका मतलब स्थल भाग जो है वो जल्दी ठंडे हो गए। इस कारण से हम देख रहे हैं कि यूरेशिया का जो स्थलीय भाग है इसके अंदर, इसके केंद्र में उच्च दाब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, उच्च दाब बना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ मुख्य रूप से क्या बना हुआ है, उच्च दाब नजर आ रहा है आपको। उसके बाद में केंद्र में उच्च दाब, बाहर की और न्यून दाब की समदाब रेखाएं आपको नजर आ रही है। ठीक है ना, फिर यहाँ अपन देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के अंदर हम यहां देखते हैं, यहां की समदाब रेखा नजर आ रही है, ये वाली रेखा है 1015 मिलीबार। ठीक है ना,
उसके बाद में ये अपन चलते हैं, ये वाला क्षेत्र है, तो यहां एक समदाब रेखा नजर आ रही है 1020 मिलीबार। अब यहां अपन देखते हैं, यहां लिखा है उच्च, यहां पर भी लिखा है उच्च। तो ये हो गया अपना कौन सा भाग, यूरोपीय प्रदेश का स्थल क्षेत्र आ गया, है ना। और ये अपना उत्तर अमेरिका वाला क्षेत्र आ गया। तो यहां मुख्य रूप से 1020 मिलीबार की समदाब रेखा आपको नजर आती है। तो इस स्थलीय भाग में भी आपको उच्च वायुदाब देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि जब सूर्य दक्षिणायन है, और सूर्य दक्षिणायन का मतलब है कि तापमान यहां पे न्यून तो वायुदाब उच्च। अब देखो यहां पे जलीय भाग और स्थलीय में भी फर्क है। इस भाग में आपको जलीय क्षेत्र नजर आ रहा है यहां वाला, और यहां लिखा है 1000 मिलीबार, 1000 मिलीबार, साथ में लिखा है नी। इसका मतलब यहां पे अपन जो ग्रीनलैंड का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां यदि अपन देखते हैं तो यहां पे आपको न्यून दाब मिलता है। क्या मिलता है? न्यून दाब मिलता है, ठीक है ना। इसके बाहर यदि अपन देखते हैं तो यहां इस प्रकार से एक समदाब रेखा है, 1005 मिलीबार लिखा है यहां पे। तो हम देखते हैं ग्रीनलैंड के दक्षिण वाला क्षेत्र, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है ना, ये ग्रीनलैंड वाला भाग है। इसके दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से 1000 केंद्र में न्यून दाब और बाहर की ओर इसके उच्च दाब। जैसे अपन यहाँ पे यूरेशिया के अंदर आए मध्यवर्ती भाग में, तो केंद्र में उच्च दाब और बाहर की ओर न्यून दाब। समझे बात को। अब अपन चलते हैं दक्षिण गोलार्ध के अंदर। दक्षिण गोलार्ध में चलेंगे तो यह प्रशांत महासागर आ गया अपना, और प्रशांत महासागर में यहां सूर्य अब सीधा चमक रहा है, बात जनवरी की कर रहे हैं अपन, तो इसमें लिखा है 1015 मिलीबार, और यहां लिखा है उच्च। इसका मतलब यह हुआ कि जब सूर्य जनवरी का महीना होता है और सूर्य जब दक्षिणायन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर इस समय उच्च दाब होता है स्थल भाग पर, और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य यहां सीधा चमक रहा होता है, ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं। हालांकि दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़ा इलाका, जो बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है वो कैसा है, बहुत बड़ा क्षेत्र कैसा है, महासागरीय है। अब इसमें प्रशांत महासागरीय है। कौन सा महासागर है? प्रशांत। तो यहां अपन देखते हैं प्रशांत महासागर के अंदर उच्च दाब का केंद्र है, और कितना है? 1015 मिलीबार। कितना आया है? 1015 मिलीबार। फिर यहां देखो दक्षिणी अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर हाँ यहां अपन देखते हैं 1010 मिलीबार। इसका मतलब प्रशांत महासागर में 1015 मिलीबार, तो दक्षिणी अमेरिका जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म हो गया। सूर्य यही तो है ना दक्षिण गोलार्ध में। जल्दी गर्म होने से मैंने कहा तापमान और वायुदाब में क्या है? विपरीत संबंध है। तो तापमान बढ़ा तो स्थल भाग गर्म हो गया, तापमान इसका बढ़ा तो वायुदाब कम हो गया। तो जलीय भाग का 1015, तो इसका 1010 मिलीबार। फिर हम अटलांटिक महासागर में चले, तो अटलांटिक महासागर के अंदर मुख्य रूप से यहां देखो उच्च लिखा है और 1015 मिलीबार लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि अटलांटिक महासागर जो दक्षिणी भाग है, इसमें भी यहां पर उच्च दाब पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, आगे चले अपन, ये अफ्रीका आ गया। जो अफ्रीका महाद्वीप में अपन देखेंगे ना, तो यहां पाएंगे कि अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में यहां पे वायुदाब जो है वो कैसा हो जाता है? स्थल भाग है गर्म हो गया, तो स्थल भाग गर्म होने से क्या हुआ? तापमान ज्यादा तो वायुदाब कम, तो ये 1010 मिलीबार। फिर अपन चलते हैं यहाँ पे हिंद महासागर के अंदर, और हिंद महासागर के अंदर यहां उच्च लिखा है। क्या लिखा है? उच्च लिखा है, और कितना है? 1015 मिलीबार। समझ गए। फिर आगे इसके अपन दक्षिण में देखते हैं कि ये समदाब रेखा है दक्षिण गोलार्ध के अंदर मुख्य रूप से क्या चलती है? अक्षांशों के समानांतर चलती है। इसका कारण है कि यहाँ ये समदाब रेखा है अक्षांशों के समानांतर क्यों चलती है? इसका कारण है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र कैसा है? जलीय। तो संपूर्ण क्षेत्र समान विशेषता रखता है, क्योंकि जलीय क्षेत्र होने के कारण समान विशेषता रखता है। तो इस भाग में क्या है? मुख्य रूप से समदाब रेखाएं है वो अक्षांशों के समानांतर चलती है, यानी इसमें फ्लेक्सुएट देखेंगे इसको, या ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखेंगे तो बहुत कम यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये था किस महीने की बात करें हैं? जनवरी के। अब जुलाई में अपन चलेंगे तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। जुलाई में चलेंगे तो ठीक विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना। अब दक्षिण गोलार्ध में देखो प्रशांत महासागर में यहाँ उच्च है, प्रशांत महासागर का यह उत्तरी भाग है, और यहाँ देखो यहाँ नी लिखा है, नी। तो इसका मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर जो है इसके अंदर यहाँ आपको कैसा है? निम्न दाब नजर आ रहा है। ठीक है ना। 1005-10 से बाहर की ओर 1015। ठीक है। और भूमध्य रेखा के पास में यहां अपन देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो भूमध्य रेखा के पास में यहाँ 1020 मिलीबार है। इसका मतलब
भूमध्य रेखा के पास में इसमें उच्च वायुदाब है प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे कि जनवरी और जुलाई का जो वायुदाब है उसमें चेंज आता है। अब आप जुलाई देख लो, ये जुलाई का वायुदाब। अब जुलाई माह के वायुदाब में आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध की एक विशेषता तो आपके समक्ष आपको नजर आ ही रही है कि दक्षिणी गोलार्ध में अब सूर्य, जुलाई की बात करें हैं तो सूर्य कहाँ चमक रहा होता है मुख्य रूप से जून में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। अब सूर्य कहाँ चमक रहा है, कर्क रेखा पर। इसका मतलब एक उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। अब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई, इसका मतलब मैंने कहा कि स्थलीय और जलीय स्वभाव आपको पता ही होगा कि स्थल जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, जल धीरे गर्म होता है धीरे ठंडा होता है। अब स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएंगे और जलीय भाग धीरे गर्म होगा, इसका मतलब जलीय प्रदेश है उसका तापमान न्यून रहेगा और तापमान महासागरों का न्यून है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जुलाई के अंदर महासागरों पर उछाल होगा, ठीक है। और स्थल भाग जो है उस भाग में अपन देखेंगे स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं, तापमान बढ़ता है, तापमान जहां ज्यादा है वायुदाब वहां पे न्यून है, तो यहाँ पे स्थल भाग पर निम्न दाब मिलेगा। आ रहा नजर आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे जो उत्तर अमेरिका। अब देखो इस भाग में प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है ना, प्रशांत महासागर में, इसमें देखो उ लिखा है और 1020 मिलीबार लिखा है, नजर नहीं आ रहा, कलर चेंज कर। यहाँ उ लिखा है और 1020 मिलीबार लिखा है उत्तरी प्रशांत महासागर में। अब चलते हैं अपन ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तर अमेरिका में यहाँ देखो ये वाला जो क्षेत्र है यह 1010 मिलीबार लिखा है। फिर अपन चलते हैं उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, मैंने कहा यहाँ देखो 1020 मिलीबार और यहाँ उ लिखा है। इसका मतलब जब बात जुलाई की आती है ना तो उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर उच्च दाब होता है और महाद्वीपों पर न्यून दाब होता है, याद रखिएगा इस बात को। 1020 के बाहर यहाँ अपन देखते हैं तो ये 1015 मिलीबार की समदाब रेखा है, ठीक है। अब चलते हैं अपन यूरेशिया में, एशिया महाद्वीप में चलते हैं। एशिया महाद्वीप में मध्यवर्ती भाग में यहाँ देखो नील लिखा है, इसका मतलब यहाँ 1000 मिलीबार का समदाब रेखा है, निम्न दाब है। और ये भारत आ गया यहाँ पे, भारत का उत्तरी भाग, उत्तरी भारत जो है उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ पे न्यून दाब है। उसके बाहर अपन देखते हैं 1005 मिलीबार की समदाब रेखा। फिर इसके बाहर अपन देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 1010 मिलीबार की समदाब रेखा। इसका मतलब केंद्र में न्यून दाब और बाहर कैसा है, उच्च दाब। किसी बात करें हैं जुलाई मास की, किस समय स्थल भाग पर न्यून और जलीय भाग पे उच्च दाब पाया जाता है। चलो दक्षिण गोलार्ध में किस महीने में बात करें, जुलाई माह के अंदर। तो जुलाई माह में दक्षिण गोलार्ध में अपन चलते हैं तो दक्षिण गोलार्ध में वो भी समदाब रेखा है जो मुख्य रूप से है वो अक्षांशों के समानांतर चलती है। तो ये तो आप ध्यान ही रखोगे, मैंने बता दिया। इसका कारण क्या है, बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र होना, जिसके कारण दोनों समय जुलाई हो चाहे जनवरी हो, है ना, उस समय दक्षिण गोलार्ध के अंदर मुख्य रूप से कहाँ की बात करें हैं, मध्य अक्षांश 45 से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास में या 60 डिग्री अक्षांश के आसपास में समदाब रेखाएं अक्षांशों के समानांतर चलती है। इसका कारण है बहुत बड़ा समान धरातल होना, और धरातल कौन सा, जल क्षेत्र होना, है ना। तो एक समान विशेषता होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में बात किसकी करें, जुलाई की, तो जुलाई के अंदर महासागरीय क्षेत्र है, इसमें यहाँ लिखा है उच्च दाब। कहाँ है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है, यहाँ उच्च दाब है। ये दक्षिणवर्ती अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे 1015 मिलीबार की समदाब रेखा है। यहाँ देखो ये उत्तरी अटलांटिक है, उच्च लिखा है 1020 मिलीबार, ठीक है। तो यहाँ ये उच्च दाब का केंद्र बना, ये देखो उच्च लिखा है। अब हिंद महासागर में आ जाओ आप, हिंद महासागर में उच्च दाब है 1015 मिलीबार यहाँ है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें भी यहाँ उच्च लिखा है, तो यहाँ पर भी 1020 मिलीबार की समदाब रेखा है। इसका मतलब आप समझे होंगे कि जुलाई माह में दक्षिण गोलार्ध के अंदर अपन देखते हैं तो इसमें तो दक्षिण गोलार्ध में तो फ्लक्चुएशन बहुत कम मिलता है समदाब रेखाओं के अंदर, कारण बहुत बड़ा जल क्षेत्र होने के कारण। फिर भी प्रशांत महासागर में उच्च दाब है, अटलांटिक दक्षिणी में उच्च दाब है, हिंद महासागर में उच्च दाब है। यही कारण है कि जुलाई माह में हिंद महासागर का उच्च दाब है जो मानसून को प्रभावित करता है, मानसूनी पवनों को, और भारत के अंदर मुख्य रूप से वर्षा वाली पवनें उनको लाने में ये सहायक होता है। समझे मेरी बात को। तो जुलाई और जनवरी माह में वायुमंडलीय दाब जो है, समदाब रेखाएं हैं, उनकी संरचना। अब चलो प्रमुख वायुदाब पेटियां। तो प्रमुख वायुदाब पेटियां जो ग्लोब है उसके ऊपर कौन कौन सी है, कितनी है, बताते हैं, देखते हैं थोड़ा पानी पीने के बाद। अब देखो आगे, अब ये ग्लोब है पूरा का पूरा,
इस पर मुख्य रूप से 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। कितनी? 7 वायुदाब पेटियां। ये 7 वायुदाब पेटियां है कौन सी? तो ये 7 वायुदाब पेटियां आपको नजर आएगी। सबसे पहली जो पेटी मुख्य रूप से, इसके 2 प्रकार मिलेगी आपको। एक तो मिलेगी जो मुख्य रूप से ताप पेटी कहलाती है, ताप के द्वारा प्रभावित होती है। एक कहलाती है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा प्रभावित, है ना, यानी पृथ्वी के घूर्णन से एक प्रभावित होती है, एक ताप पेटी यानी तापमान से प्रभावित होती है। इसमें ताप पेटियां मुख्य रूप से होती है, एक तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब, ठीक है, और 2 हो गई, एक तो ये हो गई, एक उत्तरी ध्रुवीय और एक होगी दक्षिणी ध्रुवीय। उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय। अब ये 3 पेटी कौन सी हो गई? ताप पेटी के रूप में जानी जाती है। यानी ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन जो है, या पृथ्वी का जो तापमान घटते और बढ़ने से मुख्य रूप से इसमें असर आता है, इस पेटी का आविर्भाव होता है, इसलिए इसको ताप पेटी कहा जाता है। अब दूसरी पेटी कौन सी है? तो दूसरी पेटी यहाँ पे आती है घूर्णन के द्वारा। तो यहाँ 4 पेटियां हैं जो घूर्णन से प्रभावित होती है। एक तो हो जाती है उपोषण उच्च दाब। अब ये उच्च दाब है, उत्तरी व दक्षिणी 2 पेटी हो गई ना, उत्तरी व दक्षिणी, तो ये 1 और 2, ठीक है। और इसके बाद में हो गई अधोध्रुवीय निम्न दाब, अधोध्रुवीय निम्न दाब, ये भी 2 हो गए ना, उत्तरी गोलार्ध की 3 और दक्षिणी गोलार्ध की 4। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 4 तो हो गई जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, यानी गति आधारित है, घूर्णन से आधारित है, यानी इसको गति आधारित पेटी कहेंगे। और 3 पेटियां हो गई जो मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। समझ गए? तो ये होगी अपनी किसके आधार पर? तापमान के आधार पर, और जो गति के आधार पर है पृथ्वी घूर्णन के आधार पर पेटियां हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी उत्तरी और दक्षिणी, और अधोध्रुवीय न्यून दाब पेटी उत्तरी और दक्षिणी। अब ये कौन कौन सी है? तो सबसे पहले न्यून दाब पेटी जो मुख्य रूप से हमें मिलती है वो 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में मिलती है, इसको भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। और ये दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से क्या होता है? न्यून दाब पाया जाता है, ठीक है। फिर इससे आगे अपन देखेंगे तो इससे आगे भाग में अपन मिलेंगे 35-30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री दक्षिण, है ना, और दोनों गोलार्धों के अंदर ये पेटी है, इसको कहा जाता है उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यानी उष्ण कटिबंध के बाद में उपोष्ण भाग, उप उष्ण भाग, उष्ण भाग का शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध का मध्यवर्ती क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र हो गया ना मुख्य रूप से। तो 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, ये वाली पेटी, ठीक है ना। ये आपके समक्ष नजर आ रही है, ये वाली पेटी, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अधोध्रुवीय न्यून दाब पेटी। तो ये वाली है अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और ये पेटी जो है ये मुख्य रूप से मिलेगी आपको कितने डिग्री? दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। तो इस पेटी को कहा जाता है अधोध्रुवीय न्यून दाब पेटी, अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलती है, अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी, समझ गए, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये किस पर आधारित है? पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित है। ये उपोष्ण किस पे आधारित है? पृथ्वी की गति या घूर्णन के आधार पर है। और उसके बाद मिलती है ध्रुवों के ऊपर उच्च दाब पेटी, दोनों गोलार्धों के अंदर, जो मुख्य रूप से ताप आधारित पेटी है। तो 7 पेटियां मुख्य रूप से पृथ्वी पर है, ग्लोब पर है। कौन कौन सी? जिसमें 3 पर ताप आधारित है, भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी, इसके उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ठीक है ना। और उसके बाद में गति आधारित पेटियां 4 है इसके अंदर। कौन सी? एक हो गई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध 2, और अधोध्रुवीय न्यून दाब पेटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो कुल कितनी हो गई? ये 4 पेटियां, ठीक है ना। आगे देखिए अब वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। तो वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता यदि अपन देखते हैं तो हम देखेंगे वायुदाब धरातल से ऊपर की ओर जाने पर
घटता है। अब ये घटने की दर भी पूछते, बहुत बार पूछ लेते कि ये दर कितनी है, तो ये 10 मिलीबार प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार है ना, या 100 मीटर पर 10 मिलीबार, ऐसे भी अपन बहुत बार ऐसे भी आता है, क्योंकि इस दर से प्रति 10 मीटर पर यदि 1 मिलीबार है तो 100 मीटर पर 10 मिलीबार की दर से वायुदाब अपन धरातल से यदि ऊपर जाते हैं तो घटता है। पूछ रहे भाई घटता क्यों है, तो हमें पता है कि जो भारी हवा होती है, भारी हवा नीचे बैठती है ना, धरातल के पास में हवाएं जो भारी होती है वो धरातल के पास होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इन हवाओं को अपनी ओर खींचता है और हल्की हवाएं ऊपर उड़ती है। तो आपको पता है कि भारी हवाएं नीचे है तो एयर प्रेशर ज्यादा कहां मिलेगा आपको, धरातल के पास में, इसलिए धरातल के पास में वायुदाब अधिक, और जो जो अपन ऊपर जाएंगे वायुदाब में कमी आती चली जाती है। वैसे तापमान देखा था अपन 100 मंडल में कि धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर अपन जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, वो तो तापमान की सामान्य ह्रास दर कहलाती है। तो पहले पढ़ लिया था, सूर्य तप में विस्तार से देखा है, आप वो क्लास देख सकते हैं तापमान के लिए। फिर अपन देखते हैं कि स्तर, वायुदाब मिलीबार में, तापमान, बैलेंस देखेंगे। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना, मैंने भी बताया था 1013.25 मिलीबार, मिलीबार में है, और औसत तापमान समुद्र सतह पर होता है 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में है ना ये, तो ये 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि अपन 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब कितना हो जाता है, 898.76 मिलीबार, ये एनसीईआरटी क्लास 11 के अंदर है, आप वहां से इसे देख सकते हैं, बुक भी यदि पढ़े तो वहां आपको ये मिल जाएगा, और तापमान 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 5 किलोमीटर धरातल से ऊपर जाते हैं तो वायुदाब मिल जाता है 540.848 मिलीबार, और यदि तापमान देखेंगे तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर माइनस में चला गया, तापमान भी घटता है ना, और वायुदाब भी घट रहा है, तापमान भी घट रहा है, तापमान -17.3 डिग्री सेंटीग्रेड ऋणात्मक हो गया। और 10 किलोमीटर ऊंचाई पर अपन चले गए तो वायुदाब 265 मिलीबार हो गया, तापमान -49.7 मिलीबार। इसलिए अपन कह सकते हैं कि औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर है, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में मुख्य रूप से -50 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। तो ये वायुमंडल की विभिन्न जो परतें हैं उसमें विस्तार से मैंने बता दिया है, तो आप वहां से इसको, उस क्लास को देख के विस्तार से तापमान किस दर से घटता है, कहाँ कितना है, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, वायुदाब का क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज देखेंगे, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर जो वायुदाब है ना, उसका तो विशेष महत्व अपने लिए बहुत कम है, लेकिन क्षैतिज वायुदाब का काफी ज्यादा महत्व है। तो हम देखेंगे वायुदाब का क्षैतिज वितरण क्या है। तो सबसे पहले अक्षांशीय वितरण अपन देखेंगे। तो अक्षांशीय वितरण में यदि अपन डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड के अनुसार अपन देखेंगे ना, तब अपन पाएंगे कि इस आधार पर ग्लोब पर कुल 7 पेटियां मिलती हैं, जिसमें से 3 पेटियां तापजन्य है, ताप आधारित है, जिसमें भूमध्य रेखीय ध्रुवीय 2 पेटियां, एक भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी, ध्रुवीय उच्चदाब पेटी बता दिया मैंने पहले, और 4 गतिजन्य पेटियां जो गति आधारित है या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा उत्पन्न पेटियां मानी जाती है, जो उपोष्ण उच्चदाब दोनों गोलार्धों में, अधोध्रुवीय न्यूनदाब दोनों गोलार्धों में। तो कुल कितनी पेटियां हो गई, 7 वायुदाब पेटियां सॉरी माफ कीजिएगा। तो 4 पेटी तो हो गई अपनी कौन सी, गतिजन्य, और 3 पेटियां कौन सी हो गई अपनी, तापजन्य, जो ताप के द्वारा प्रभावित है, तो तापीय पेटियां, और ये पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा उत्पन्न पेटियां हैं, तो ये गतिजन्य। अब बारी बारी से प्रत्येक को देखते हैं। पहली पेटी है भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, मुख्य रूप से जो भूमध्य रेखीय भाग में पाई जाने वाली न्यूनदाब पेटी। यह वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में मैंने बता दिया 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक पाई जाती है, कहा था मैंने अभी विस्तार से बताया था। सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये पेटी ऊपर नीचे की शक्ति रहती है। इस पेटी का भी उत्तर दक्षिण की ओर स्थानांतरण होता रहता है। आपको पता है कि भारत में जब जून जुलाई का महीना होता है तो हिंद महासागरीय मानसूनी पवनों को अपनी ओर खींचने के लिए ये भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी जो ITCZ है, ये भी महत्वपूर्ण काम करती है, और ये मानसून गर्त का काम करती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय अपने हिंद महासागरीय जो मानसूनी पवनें हैं उनको अपनी ओर खींचने में ये बड़ा रोल अदा करती है, और भारत में वर्षा लाने के लिए इसका बड़ा रोल है। तो सूर्य उत्तरायण हुआ तो उसके साथ साथ, यानी सूर्य की सीधी किरणों के साथ साथ ये पेटी है ऊपर नीचे की शक्ति चली जाती है। ठीक है, यहां व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है, इस पेटी में दोनों ओर की व्यापारिक पवनें मिलती है।
इस भाग में दिन रात की अवधि लगभग बराबर यानी 12-12 घंटे की मानी जाती है। ठीक है ना, तो इस भाग में दिन रात की अवधि लगभग बराबर यानी 12-12 घंटे की मानते हैं, क्योंकि यहां सूर्य किरणें जो है सीधी पड़ती है और समान दूरी पर सूर्य की आभासी गति यानी करक और मकर रेखाओं के बीच में रहती है। इसका संबंध सीधा ताप से है। यहां हवाओं की गति न्यून होती है, क्योंकि यहां क्या होता है, दोनों ओर की हवाएं आपस में आकर के मिलती है। इस कारण इस पेटी को डोल्ड्रम या शांत पेटी भी कहा जाता है, शांत क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र। क्यों, क्योंकि इस भाग में जो है हवाएं शांत रहने के पीछे कारण क्या है, वायुदाब कैसा है, न्यून दाब है। दाब कैसा है, न्यून। तो न्यून दाब होने के कारण हवाएं यहाँ पे शांत है मुख्य रूप से, इसलिए इसको शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम भी कहा जाता है। इस भाग को यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, है ना, दक्षिण अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र है, इस भाग में वायुदाब कैसा होता है, निम्न होता है। और इसी भाग को मुख्य रूप से अपन क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगली पेटी देखो 2 नंबर वाली। अब 2 नंबर वाली वायुदाब पेटी आती है जिसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय उच्चदाब पेटी। अब उच्चदाब यहाँ पे है। अब न्यून दाब और उच्च दाब क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, परिसंचरण आपको मैं बता दूंगा विस्तार से। यह पेटी जो है इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में मैंने बता दिया, वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में है ये पेटी। यहाँ उच्च दाब पाया जाता है जिसका कारण है भूमध्य रेखीय पवनों का अवतलन, भूमध्य रेखीय पवनों का अवतलन। यहाँ ग्लोब का उच्चतम तापमान पाया जाता है, यानी इस भाग में उच्चतम तापमान भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इसका कारण है उच्चतम तापमान के पीछे कारण है आसमान का साफ होना, आसमान का साफ होना। इस भाग में आसमान साफ पाया जाता है और जिस कारण से मुख्य रूप से इस भाग के अंदर जो ग्लोब पर उच्चतम तापमान अंकित किए जाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस भाग में उच्चतम तापमान क्यों पाया जाता है। तो इसका कारण आपको पता है कि इस भाग के अंदर मुख्य रूप से क्या है, आसमान साफ रहता है, बादल बहुत कम पाए जाते हैं। तो यह पेटी मुख्य रूप से कैसी है, तो यह पेटी कैसी है, यह उच्च दाब वायुदाब गतिजन्य पेटी है। मैंने बताया था इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत बार पूछ लेते हैं कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश की जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है उसको उच्च अक्षांश कहते हैं। उसका कारण है कि यहाँ उच्च दाब होने के कारण हवाएं शांत रहती है और शांत हवाओं के कारण प्राचीन समय में व्यापारी जब अपने जलयानों को लेकर के समुद्र में लंबी यात्राएं करते थे ना, तो वो इस भाग में जाते जलयान को आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। और उस दिक्कत को दूर करने के लिए, क्योंकि जलयान इस समय न्यून दाब होने, इस भाग के अंदर उच्च दाब होने के कारण हवाएं शांत होने के कारण डगमगाता था, ऐसा लगता था कि जलयान डूब जाएगा। तो काफी जो व्यापारी होते थे जो अश्वों का व्यापार करते थे, घोड़ों का व्यापार पहले ज्यादा होता था, क्योंकि जितने भी युद्ध जो लड़े जाते थे वो मुख्य रूप से घोड़ों की सेना के द्वारा, है ना, घुड़सवारों के द्वारा लड़े जाते थे। तो वो अपने कुछ घोड़ों को, जो कि मुख्य रूप से वो घोड़े जो बीमार प्रवृत्ति के थे, कमजोर प्रवृत्ति के होते थे, तो उनको वो समुद्र में वहां फेंक देते थे ताकि जो जलयान है उसका बैलेंस बराबर हो जाए। इस कारण से इस भाग को अश्व अक्षांश भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, अश्व अक्षांश भी कहा जाने लगा। तो इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो प्राचीन काल व्यापारी अक्षांशों में जलयान में बाहर बढ़ने पर कुछ घोड़ों को समुद्र में यहां फेंक देते थे, इस कारण से। ठीक है ना। फिर तीसरे प्रकार की पेटी आती है अपने यहाँ पे। तीसरे प्रकार की पेटी कौन सी आती है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, बता दिया मैंने पहले भी। यहाँ वर्ष पर्यंत कम तापमान रहता का, तापमान तो अपन जो 60-65 के आसपास में जाएंगे, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी तिरछी आती है ना, वर्ष भर कम तापमान। तो कम तापमान का कारण है सूर्य की तिरछी किरणें, सूर्य की तिरछी किरणें। तो यहां सूर्य की तिरछी किरणें आती है, इस कारण से यहां पर कम तापमान पाया जाता है। तो कम तापमान के बावजूद भी यहां पे न्यून दाब पाया जाता है। इसका कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। यहां न्यून दाब का कारण जो मैंने लिखा है विस्तार से कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस भाग में न्यून दाब है। हालांकि मैंने बताया था कि तापमान और वायुदाब में विपरीत व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ना,
विलोम संबंध है। कहने का तात्पर्य तापमान यदि न्यून तो दाब ज्यादा, लेकिन फिर भी अधोध्रुवीय 60-65 डिग्री अक्षांशों के बीच में यह न्यून दाब पेटी मुख्य रूप से क्यों है? तो इसके पीछे पृथ्वी का घूर्णन है यहाँ पे, ठीक है ना। यह पेटी दक्षिण गोलार्ध में अधिक नियमित पाई जाती है। अब दक्षिण गोलार्ध में अधिक नियमित क्यों है पूछ ले, तो इसका कारण है बहुत बड़ा जल क्षेत्रीय होने के कारण। तो ये दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है, इसके कारण इसमें विचलन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए ये पेटी दक्षिण गोलार्ध में कैसी है? अधिक स्थायी मानी जाती है, ठीक है ना। इस कारण इसको स्थायी पेटी भी दक्षिण गोलार्ध में कह सकते हैं। फिर चौथा प्रकार आता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर अत्यधिक ठंड के कारण उच्च दाब पाया जाता है। यह मुख्य रूप से तापजन्य है। यह तापजन्य पेटी है, मैंने बताया पहले भी। यहां पृथ्वी का घूर्णन का असर भी होता है, परंतु निम्न ताप के कारण यह घूर्णन का असर निष्प्रभावी हो जाता है और यहां उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। तो ये 4 प्रमुख पेटियां हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी अपन ने देखी? भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, अधोध्रुवीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये 4 यदि भूमध्य रेखीय कॉमन हो गई, 2 ध्रुव, 2 अधोध्रुवीय और 2 उपोष्ण कटिबंधीय। ये डायग्राम पहले भी अपन ने देख लिया था। अब यहाँ पवने अपन देखते हैं। तो अपना जो ये वाला भाग है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ये वाला उपोष्ण उच्च दाब, है ना, उपोष्ण उच्च दाब, इस भाग से कुछ पवने जो है चलती है किशोर भूमध्य रेखीय न्यून दाब की ओर, भूमध्य रेखा निम्न दाब। तो इस भाग की ओर पवन उच्च दाब से न्यून दाब, भाई हवा कहां से कहां चलेगी? उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। अब यहां हवा चलती है उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय न्यून दाब की ओर। अब ये हवाएं ऐसे चलनी चाहिए थी, ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन यहां तो ये इस ओर मुड़ गई है और यहां ये इस ओर मुड़ गई है, मुड़ी है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये पवने जो है, जो उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय न्यून दाब की ओर चलती है, इन पवनों को व्यापारिक पवन कहते हैं। कौन सी पवन कहते हैं इसको? व्यापारिक पवने। कौन सी पवने? ये व्यापारिक पवने। और ये पवने क्या करती है? उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय न्यून दाब की ओर चलती है। हालांकि व्यापारिक पवन कहते क्यों है? इसके पीछे एक कारण है कि जो प्राचीन समय में जो समुद्री व्यापार करने वाले जो लोग थे, वो इन पवनों के सहारे अपने जलयानों को ले जाया करते थे और जलयानों को आगे बढ़ने में ये काफी राहत प्रदान करती थी, काफी सहायता देती थी। इस कारण से इन पवनों को व्यापारिक पवने कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो इनको व्यापारिक पवने कहा जाता है। अब इनमें थोड़ा सा विचलन देखिए क्या आता है कि ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर यानी भूमध्य रेखा की ओर चलनी चाहिए थी, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पवने जो व्यापारिक पवने हैं अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि व्यापारिक पवनों का दक्षिण गोलार्ध में विचलन, तो दक्षिण गोलार्ध में जो विचलन है वो मूल दिशा ये है और ये इधर घूम रही है, इस ओर घूम रही है। भाई ये इधर जानी चाहिए थी लेकिन ये इधर घूम गई, ऐसे चलने लगी ऐसे। तो मूल दिशा से किस ओर है? जिस ओर अपन जा रही है मुख कर लीजिए। ये राइट हैंड कौन सा भाग हो गया? दायां। लेफ्ट हैंड बायां। तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर, अपनी मूल दिशा से बाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर विचलित हो गई, अपनी मूल दिशा से बाईं ओर। और दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में अपन चलेंगे तो इसे ओर जा रही है पवन और अपनी मूल दिशा यह होनी चाहिए, लेकिन घूमी किस ओर है? आप देखो किस ओर है? इस ओर घूमी है। इसका मतलब ये कौन सा राइट हैंड कौन सा हो गया? दायां। तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस ओर हो गई? दाईं ओर। ये बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। ये अपनी मूल दिशा से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर घूम जाती है, ठीक है। फिर देखो आगे अगली पवने होती है, उनका नाम है, जो चलती है उपोष्ण वाला भाग, ये उपोष्ण है, उपोष्ण उच्च दाब है ना 30 से 35 के बीच में। तो उपोष्ण उच्च दाब से मुख्य रूप से पवने किस ओर चलती है? अधोध्रुवीय न्यून दाब की ओर। ये इस ओर चलती है, कौन सा है? अधोध्रुवीय न्यून दाब।
अधोध्रुवीय निम्न दाब, तो अधोध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, अब ये देखो पवने, इनमें भी विचलन है, ये भी क्या है, विचलित हो जाती है, पृथ्वी के घूर्णन का असर यहां पर भी है। अब ये पवने है इस उस दाब से इधर ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ये किस ओर है, इस ओर घूमी है। ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये किस ओर है, इस ओर। इन पवनों को बोलते हैं पछुआ पवने। किस, क्या बोलते हैं इनको, पछुआ पवने, जो मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है ऐसा माना जाता है, लेकिन इनकी दिशा है वो विचलित है। आप देखेंगे कौन सी दिशा आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो अवस्थिति है वो किस ओर है, किस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यही तो है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा कौन सी है, अपनी दिशा होगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, समझ गया। तो इस प्रकार से इनकी दिशा है पछुआ पवनों की, दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। फिर आप देखोगे यहां पे इस भाग के अंदर ये जो पवन प्रदेश बने हैं, जिसके अंदर व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, ध्रुवीय पवने। अब ध्रुवीय पवने भी देखो, ध्रुवीय पवने आगे अपन देखेंगे तो उच्च दाब से न्यून दाब की ओर ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये भी थोड़ी ऐसे घूम रही है। तो कौन सी पवने जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का अनुसरण करती है, तो वो है ध्रुवीय पवने। व्यापारिक पवनों में जो विचलन थोड़ा सा आता है, वैसा का वैसा विचलन है ध्रुवीय पवनों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि तो विचलन यहाँ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन तरह की पवने जो स्थायी पवने हैं, जिनको अपने भूमंडलीय पवने भी कहा जाता है। बहुत अभी बात पूछा था आरपीएससी के अंदर कि निम्न में से भूमंडलीय पवन कौन सी नहीं है, सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन तीनों भूमंडलीय पवन है, ये स्थायी पवन मुख्य रूप से है। और इनके अलावा जो पवन आपके समक्ष आएगी वो कौन सी है, भूमंडलीय पवन नहीं मानी जाएगी। अब इसके अंदर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप देखो, एक अलग, यहां पे बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि हेडले कोस्ट किसे कहते हैं, फेरल कोस्ट किसे कहते हैं। ये जो विचलन है व्यापारिक पवनों वाला, यहां से यहां तक भूमध्य रेखा न्यूनदाब पेटी उपोष्ण कटिबंधीय उच्चदाब पेटी के बीच में जो व्यापारिक पवनों का प्रवाह हो रहा है, ये जो कोष्ठ है दो, इस न्यूनदाब से इस उच्च दाब के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, सेल या कोष्ठ कहलाता है। ये जो कोष्ठ है इसमें जो विचलन आता है, इसको का पता सबसे पहले हेडले ने लगाया था, इस कारण उसी के नाम पर इस कोष्ठ का नाम दे दिया हेडले कोष्ठ। ठीक है, ये जो कोष्ठ है जो पछुआ पवनों वाला है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से अधोध्रुवीय न्यून दाब के बीच वाला ये वाला भाग, इसका पता सर्वप्रथम फेरल ने लगाया था, इसलिए इसका नाम दे दिया फेरल कोष्ठ। और उसके बाद में ध्रुव से लेकर के अधोध्रुवीय न्यून दाब वाला ये जो क्षेत्र है, इसका पता किसी ने नहीं लगाया, इसलिए इसका नाम दे दिया ध्रुवीय कोष्ठ। इस प्रकार से तीन प्रमुख सेल बनते हैं इस ग्लोब पर, जो व्यापारिक पवनों वाला है, जो पृथ्वी के मुख्य रूप से भूमध्य न्यून दाब वाला केंद्र है, वहां से उपोष्ण उच्च दाब के बीच में है, जिसका नाम हेडले, जिसने पता लगाया, हेडले ने सबसे पहले इसका पता लगाया कि यहाँ पवनों का विचलन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, तो इसको नाम हेडले कोष्ठ दे दिया। फिर दूसरा है उसको फेरल कोष्ठ दे दिया, तीसरा इसको ध्रुवीय कोष्ठ दे दिया। ठीक है ना, तो ये तीन कोष्ठ मुख्य रूप से, इनका भी आपको पता होना जरूरी है। अब एक आता है कि वायुमंडलीय पवनों का सामान्य परिसंचरण क्या है, तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि इसको अपन भूमध्य रेखा मानेंगे, सीधी रेखा में यहां लेता हूं, और इसको मैं मानता हूं कि यह भूमध्य रेखा है। यानी इस साइड में अपन इसको लेते हैं, ये भूमध्य रेखा मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। और एक रेखा ये लेता हूं मैं, जिसको मैं ग्रीनविच मान लेता हूं। ठीक है, तो ये तो मान लिया अपने भूमध्य रेखा, और इसको मैंने मान लिया ग्रीनविच रेखा। हमने माना है भाई, है ना। अब आप देखोगे भूमध्य रेखा से अपन यदि किस ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर, तो यह मान लिया हमने इस ओर का उत्तरी ध्रुव है,
पवनों का परिसंचरण अपन समझेंगे, और इसको मान लिया अपने दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहां एक मैं लाइन डाल रहा हूं, ये लाइन हो जाएगी अपनी कर्क रेखा, और ये हो जाएगी आर्कटिक वर्त के आसपास वाला क्षेत्र। ये हो गई अपनी मकर रेखा, और ये हो गई आर्कटिक प्रदेश वर्ग के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, अब यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, इसके तहत अपन ये देखेंगे कि पवनें कहां से तो नीचे उड़ती है, कहां ऊपर चढ़ती है, कहां नीचे उतरती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश, आपको पता है न्यून दाब वाला क्षेत्र है। कैसा है? न्यून दाब वाला क्षेत्र। यहां निम्न दाब है, यहां कौन सी पवनें आती है आपको पता है? व्यापारिक पवनें आती है इस भाग की ओर। कौन सी पवनें आती है? व्यापारिक पवनें आती है। आगे व्यापारिक पवनें, इसका मतलब यहां व्यापारिक पवनें आपस में क्या हो रही है? अभिसरित। पवनों का आपस में क्या हो रहा है? अभिसरण हो गया। अभिसरण होकर के दोनों व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है, और मिलने के बाद में यहां से ये पवनें जो है वो क्या करती है, यहां भूमध्य रेखीय प्रदेश में दोनों ओर मिल करके यहां से ऊपर उठती है ऐसे। ठीक है, यहां ऊपर उठती है, और ऊपर जाने के बाद में ये क्या करती है? वापिस फैलती है। क्या करती है? वापिस फैलती है। इसका मतलब भूमध्य रेखीय प्रदेश में नीचे का वाला जो भाग है वहां पवनें आमने सामने अभिसरित होती है, और ऊपर उठ करके ऊंचाई में जाकर के यहां इनका अपसरण होता है। क्या होता है? अपसरण, ये फैलती है वापिस। इसका मतलब जहां आमने सामने पवनें आती है, अभिसरण होता है, इसका मतलब यहां न्यून दाब का केंद्र है। वहीं तो आपस में दूर से पवनें आएगी, क्योंकि न्यून दाब ही पवनों को आकर्षित करता है। यही पवनें ऊपर चढ़ करके इकट्ठी हो गई तो उच्च दाब का केंद्र हो गया, फिर ये वापिस फैलती है। समझ गए? अब फैलती है तो नीचे उतरती कहां है? यहां उतरती है, और जहां उतरती है वहां उच्च दाब बना देती है। तो ये कौन सा हो गया? उपोषण उच्च दाब। ये कौन सा हो गया? उपोषण उच्च दाब। यहां पवनें वापिस नीचे उतरती है, और इस भाग में यहां क्या बना देती है? इस भाग में उच्च दाब बना देती है, और यहां क्या बना देती है? निम्न दाब बना देती है। समझ गए? अब यही सर्किल आगे चलेंगे अपन। तो यहां देखो आप कि यहां पे कौन सी पवन है? यहां से पवन इस ओर फैलती है उस दाब से, और अधोध्रुवीय न्यून दाब है, इसके सारे ये ऊपर उठती है, यहां से वापिस फैलती है ऊपर जाकर के, और यहां इसके सारे नीचे उतरती है। एक रोटेशन हो गया, बन गया एक रोटेशन। तो ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया अधोध्रुवीय निम्न दाब। ठीक है, अभी अधोध्रुवीय न्यून दाब जो है, इसमें अपन नीचे देखेंगे तो यहां पे कैसा दाब है? निम्न दाब। ऊपर यहां कैसा दाब है? उच्च दाब। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अब यही पवन अपन यहां देखेंगे तो यहां ध्रुवीय पवन यहां से चलती है किस ओर? अधोध्रुवीय न्यून दाब की ओर चलती है, यहां आमने सामने आकर के वापिस, और इस प्रकार से फैलती है। ध्रुव के पास में ये पवन वापिस नीचे उतरती है। तो ध्रुव पे क्या है? यहां पे क्या है? उच्च दाब। यहां क्या है? न्यून दाब। इस ध्रुव पे नीचे धरातल के पास में उच्च दाब है, तो ऊपर यहां पे क्या है? निम्न दाब। ठीक है, यहां पे उच्च है तो यहां पे दोनों आपस में यहां आ रही है, तो यहां क्या दाब है? निम्न दाब। इसका मतलब ये वहां इस परिसंचरण को आपस में, यहां निम्न है तो यहां फैल रही है, यहां क्या हो गया? उच्च दाब। तो धरातल के पास में यहां न्यून है, तो अपन ऊपर जाकर के जहां वापिस पवनें प्रसरित होती है वहां उच्च दाब बन जाता है। इस प्रकार से निश्चित सर्किल बन जाते हैं। इन सर्किलों में पवनें जो है एक निश्चित गुणन करने लग जाती है, निश्चित परिपथ में आगे बढ़ने लग जाती है, घूमने लग जाती है। समझ गए? तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पवनों का यह सामान्य परिसंचरण होता है।
क्या है, पवनों का सामान्य परिसंचरण दोनों गोलार्धों में इस रूप से पवनें फैलती है। तो पवनें धरातल के भूमध्य रेखीय प्रदेश में न्यून दाब में आती है, ऊपर जाती है, उस दाब बनता है, प्रसरित होती है। उस दाब में अब देखो यहां से क्या सिद्ध हुआ, यहां ये बात सिद्ध हो गई कि उच्च दाब में प्रसरण है। उच्च दाब जहां बनता है वहां पे पवनों का प्रसरण होता है, और न्यून दाब जो होता है, तो न्यून दाब जहां भी बनता है वहां पवनों का अभिसरण होता है। इसका मतलब न्यून दाब में पवनें आमने सामने आती है और उच्च दाब में पवनें दूर जाती है। तो अभिसरण और अपसरण, समझ गए? इस प्रकार से एक सामान्य परिसंचरण इसका बनता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगला बिंदु। अब आता है ग्लोब पर क्षैतिज पवनों का प्रभावित करने वाले प्रमुख बल कौन कौन से हैं, अगले कालांश में देखेंगे इसको, है ना। ग्लोब पर क्षैतिज पवनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख बल है, उनकी चर्चा विस्तार से अगले क्लास में करेंगे। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो चैनल है उसको अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचा सके और हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ा सके। तो अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे आप सभी से। टॉपिक है कि इन वायुमंडलीय पवनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख बल कौन कौन से हैं, वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख बल कौन कौन से हैं, इसके अलावा स्थायी पवनें कौन कौन सी है, स्थानीय पवनें कौन कौन सी है, घाटी समीर किसे कहते हैं, समुद्र समीर किसे कहते हैं, स्थल समीर किसे कहते हैं, पर्वत समीर किसे कहते हैं। उसके बाद में अपन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उनकी चर्चा भी करेंगे। और अपन टाइफून है, हरिकेन है, टोर्नेडो है ना, उनकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में जुड़े रहें। क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू साथियों।